दूसरे चरण का चुनाव मतदान कल शाम को थम गया है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। कल बिहार के 5 सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर शामिल है। तो 5 सीटों पर क्या स्थिति है, किसके पक्ष में हवा चल रहा है, कौन यहां पर मजबूत स्थिति में है, यही बात हम आपको बताने जा रहे हैं। हमने सभी लोकसभा क्षेत्रों के जो चुनावी एक्सपर्ट है उनसे बातचीत की है। इसके अलावा जो पत्रकार हैं, जो स्थानीय खबरों को कवर करते हैं, उनसे भी हालचाल जाना गया है कि आखिर उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर जो कुछ बताया है, हम वही बात आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले पूर्णिया की बात कर लेते हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट अभी बिहार का सबसे चर्चित और हॉट सीट बन गया है, इसलिए क्योंकि यहां पर एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी पर निर्दलीय पप्पू यादव भारी पड़ रहे हैं। महागठबंधन के बिहार में सर्वोपरि नेता तेजस्वी यादव लगातार पूर्णिया में बने रहे। पूर्णिया में उन्होंने कई ताबड़तोड़ सभाएं की, रोड शो उन्होंने किया। साथ ही राजद के 40 विधायकों को पूर्णिया में लगाया गया कि किसी तरह से इस सीट को महागठबंधन के पाले में लाना है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इस सीट को नाक की लड़ाई बना ली है। तो देखिए, पूर्णिया में सबसे अधिक मुसलमानों का वोट है। करीब 5 लाख मुसलमान मतदाता हैं, जो कि 45% के आसपास होते हैं। उसके बाद यहां पर यादव वोटों की संख्या है, जो कि 1,25,000 के आसपास है। यानी कि एमवाई समीकरण जिसके पक्ष में रहेगा वो यहां से चुनाव आसानी से जीत जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में जदयू के सुनील कुशवाहा सांसद हैं, जो लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं, और एक बार फिर जदयू ने सुनील कुशवाहा को ही उम्मीदवार बनाया है। तो जदयू की तरफ से सुनील कुशवाहा और आरजेडी की तरफ से यहां पर बीमा भारती चुनाव लड़ रही हैं, और निर्दलीय पप्पू यादव ने सबका होश उड़ाकर रख दिया है। पप्पू यादव जो कि पिछले 1 साल से यहां पर चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लोगों से संपर्क कर रहे थे, और फिर जिस तरह से वो कांग्रेस में शामिल हुए, फिर उन्हें टिकट नहीं मिला, इसका फायदा पप्पू यादव को मिल रहा है, क्योंकि उन्हें सहानुभूति के तौर पर मतदाताओं का भरोसा मिल रहा है। इसके अलावा पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से 3 बार सांसद भी रहे हैं, यहां से वो पहले भी निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं, तो जनता के बीच उनकी जो स्थिति है वो ठीक ठाक बनी हुई है। इसके अलावा एमवाई समीकरण की बात करें तो मुसलमान जो वोटर हैं पूर्णिया में, लगभग 90% मुस्लिम जो है पप्पू यादव के साथ खड़े हैं। वही यादव वोट जो कि पहले अधिक पप्पू यादव के साथ थे, यानी कि 80% जो यादव वोटर थे वो पप्पू यादव के साथ थे। लेकिन जब तेजस्वी यादव यहां पर एक्टिव हुए, लगातार उन्होंने जनसभाएं की, रोड शो किया, फिर अपने विधायकों को लगा रखा, तब यादव वोट जो है अब आरजेडी के पक्ष में आ गए हैं। लेकिन फिर भी 20% जो यादव हैं वो अभी भी पप्पू यादव को अपना खुलकर समर्थन कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि अगर पप्पू यादव सवर्णों का वोट अपने पाले में कर लेते हैं तो मामला यहां पर उनके पूरी तरह से पक्ष में आ जाएगा। लेकिन पप्पू यादव को लेकर एक चीज गलत हो रही है। पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वो ज्यादा उग्र हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक बार लोगों के मन में यह बात बढ़ रही है कि क्या इनके जो समर्थक हैं उनमें गुंडे अधिक शामिल हैं। अगर शामिल है तो फिर पूर्णिया का हाल 90 के दशक जैसा ना हो जाए। इस वजह से कुछ साइलेंट वोटर हैं जो पप्पू यादव के खिलाफ में काम कर रहे हैं, और वो जदयू के पक्ष में, सुनील कुशवाहा के पक्ष में है, क्योंकि सुनील कुशवाहा की छवि साफ सुथरी है, आपराधिक बैकग्राउंड इनका नहीं है। जबकि आप बीमा भारती का भी बैकग्राउंड देखिएगा, उनके पति अवधेश मंडल का बैकग्राउंड देखिएगा, वो एक कुख्यात अपराधी रहे हैं, अभी भी जेल में बंद है। तो इसको लेकर भी लोगों के मन में डर है कि आरजेडी का भी उम्मीदवार है वैसा ही है। पप्पू यादव जो कि खुद बाहुबली हैं, उनका भी इतिहास कुछ ऐसा ही है। इस वजह से जो शांति प्रिय लोग हैं, जो अमन की बात करते हैं, वो संतोष कुशवाहा के पक्ष में है। तो पलड़ा यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, लड़ाई जो दिखाई दे रहा है, वो संतोष कुशवाहा बनाम
पप्पू यादव का लड़ाई है। बीमा भारती अभी तीसरे नंबर पर यहां पर दिख रही है। कहा जा रहा है कि बीमा भारती को 1.5 लाख से 2 लाख का वोट मिलेगा, लेकिन पप्पू यादव को जिस तरह से मुसलमान समर्थन कर रहे हैं, अगर मुसलमानों का अगर वोटिंग प्रतिशत अधिक रहा, मुसलमान अगर बढ़ चढ़ कर वोट किए, तो फिर पप्पू यादव यहां से चुनाव निकाल भी सकते हैं। वहीं संतोष कुशवाहा के साथ सवर्णों का साथ है, और जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित हैं, वो भी संतोष कुशवाहा के पक्ष में हैं। इसके अलावा संतोष कुशवाहा के पास कुर्मी कुशवाहा का भी वोट है। तो संतोष कुशवाहा का जो कोर वोट रहा है जदयू और बीजेपी का, वो उनके पक्ष में है। तो अब पप्पू यादव कितना एमओआई समीकरण को अपने पक्ष में करते हैं और गैर हिंदुओं को, यादव को छोड़कर अगर 10% भी पप्पू यादव ला लेते हैं, तो यहाँ पे माहौल पूरी तरह से उनके पक्ष में जा सकता है। तो लड़ाई पप्पू यादव बनाम संतोष कुशवाहा की यहाँ पे है। अब बात कर लेते हैं भागलपुर की। भागलपुर की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर नया प्रयोग किया है, महागठबंधन ने यहाँ पर नया प्रयोग किया है। आरजेडी जो यहाँ से चुनाव लड़ रही थी, यह सीट जो है भागलपुर को कांग्रेस को दे दिया गया, और कांग्रेस ने यहाँ से भूमिहार जाति से आने वाले अजीत शर्मा को उम्मीदवार बनाया। जबकि भागलपुर में अति पिछड़ों की आबादी सबसे अधिक है, मुसलमानों की आबादी यहाँ पे ठीक ठाक है, सवर्ण वोट अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी जीत हार में इनकी भी भागीदारी रहती है। ऐसे में भूमिहार जाति को टिकट देकर कांग्रेस ने एक बड़ा चाल चल दिया, जिस वजह से भूमिहार जो वोटर हैं, जो कि बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, वो अजीत शर्मा के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। अजीत शर्मा धर्मबल के मामले में मजबूत हैं, इसका भी फायदा उन्हें मिल रहा है। कांग्रेस का जो कोर वोट है, महागठबंधन का जो कोर वोट है, मुस्लिम यादव, वो भी अजीत शर्मा के पक्ष में खुलकर खड़े हैं। तो अजीत शर्मा का मुस्लिम यादव का समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा भूमिहार जो है 60% तक अजीत शर्मा के पक्ष में दिख रहे हैं। इसके अलावे और जो सवर्ण हैं, उनकी भी 5 से 10% जो वोट है, वो अजीत शर्मा की तरफ आ सकता है। इसकी वजह यह है कि वर्तमान सांसद जो अजय मंडल यहाँ पर हैं, जदयू के, और जदयू के उम्मीदवार भी हैं, उनसे जो है जनता थोड़ी नाराज है। नाराजगी यह है कि वो क्षेत्र में कम रहते हैं, लोगों से उनका मिलते नहीं है, इस बात को लेकर नाराजगी है। विकास कार्य जिस स्तर पर से होना चाहिए, वैसा भागलपुर में नहीं हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बदलाव की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू फैक्टर भी है, हिंदुत्व का भी फैक्टर है। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, एनआरसी एक बड़ा मुद्दा है, इसकी भी बात हो रही है। भागलपुर में जो बीजेपी का कोर वोट है, जदयू का कोर वोट है, वो अजीत शर्मा के साथ ना जाकर, बल्कि वो अभी भी अजय मंडल के साथ बना हुआ है। हालांकि बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव यहाँ पे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन कल जब जेपी नड्डा यहाँ पर चुनाव प्रचार करने आए, तब बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं सड़क पर निकले और जदयू के समर्थन में उन्होंने खुलकर बातें कही। तो जेपी नड्डा के आने के बाद भागलपुर में जो हवा है, वो थोड़ा जदयू के पक्ष में गया है, लेकिन लड़ाई यहाँ पर कांटे की है। कोई भी नहीं कह रहा है कि कौन चुनाव यहां से जीतेगा। आप भागलपुर में किसी से भी चर्चा कीजिएगा तो वो कहेगा कि 50-50 का मामला है। भागलपुर में चुनाव के दिन ही पता चल पाएगा कि आखिर किसके पक्ष में ज्यादा पोलिंग हुआ है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं बांका की। भागलपुर से सटा हुआ ही क्षेत्र है बांका, और बांका में यादव बनाम यादव की लड़ाई है, क्योंकि जदयू की तरफ से एक बार फिर गिरधारी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं आरजेडी ने जयप्रकाश नारायण यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। जयप्रकाश नारायण यादव अभी थोड़ी बढ़त में दिख रहे हैं। जयप्रकाश नारायण यादव के पक्ष में पूरी तरह से मुसलमान और यादव वोट दिख रहा है। इसके अलावा ऐसे मतदाता जो गिरधारी यादव से काफी नाराज है, गिरधारी यादव भी 2 टर्म से यहाँ पर सांसद बन रहे हैं, लेकिन उनको भी लेकर यहाँ पे एंटी कमेंसी का माहौल ज्यादा है। लोग वही शिकायत है कि क्षेत्र में नहीं रहते, वही शिकायत है कि विकास का कार्य नहीं होता।
हालांकि हिंदुत्व का मुद्दा भी यहाँ पर बना हुआ है। अगर बांका में बात करें तो बांका में सबसे अधिक यादव जाति का वोट है, इनकी संख्या करीब 3 लाख के आसपास है। दूसरे नंबर पर सवर्ण वोटर हैं, जिनकी संख्या 2,80,000 के आसपास है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो बैस वोटर की संख्या भी 1,80,000 है। तो देखिए, जातीय आंकड़ों में जो है अभी गिरधारी यादव मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन नाराजगी, जनता जो उनसे नाराज है वो भारी पड़ रहा है। तो देखना होगा कि गिरधारी यादव जनता की नाराजगी को दूर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या फिर बांका में एक बार फिर से जयप्रकाश नारायण यादव सांसद बनेंगे, क्योंकि इससे पहले भी वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो लड़ाई जो है यहाँ पर जबरदस्त देखने को मिल रही है। अब चलते हैं कटिहार की बात करते हैं कि कटिहार में क्या स्थिति है। तो कटिहार, जहां पर मुसलमानों की संख्या बहुत अच्छा है, करीब मुसलमान यहाँ पे 40% के आसपास हैं, और इसके अलावे यादव वोटों की संख्या भी यहाँ पे ठीक ठाक है। करीब 12% जो है यादव मतदाता है। यानी कि कटिहार में अगर एमवाई समीकरण नहीं टूटे तो कांग्रेस के तारिक अनवर एक बार फिर से यहाँ पर सांसद बन सकते हैं। 5 बार पहले भी सांसदी का चुनाव जीत चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जदयू ने एक बार फिर से दुलाल चंद गोस्वामी पर भरोसा जताया है। दुलाल चंद गोस्वामी लगातार चुनाव जीत रहे थे और इस बार भी उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। तो दुलाल चंद गोस्वामी को लेकर लोगों में नाराजगी थोड़ी बहुत है, लेकिन उतना भी एंटी कम्युनिस्ट नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ पर बीजेपी यह चाहती है कि हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति हो जाए। तो इस वजह से राम मंदिर के मुद्दे को जमकर उठाया जा रहा है, एनआरसी के मामले को जमकर उठाया जा रहा है। इसके अलावे आपको 370 धारा की बात हो रही है। तो हिंदुत्ववादी जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनकी सक्रियता यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा यादव जाति का उम्मीदवार नहीं होने से यहाँ पर यादव वोट टूट जाता है, और इसी रणनीति के तहत यहाँ पर एनडीए काम कर रही है कि कटिहार में हिंदुत्व का मुद्दा बने और जो हिंदू हैं वो हमारे पक्ष में आ जाए। और ये लगभग यहाँ पर हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर मुसलमानों की संख्या अधिक है। संख्या अधिक है तो वर्चस्व भी मुसलमानों को देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो हिंदू है यहाँ पे एकजुट होकर रहते हैं, जातीय बेरियों को यहाँ पर हिंदू तोड़ देते हैं। और इसी रणनीति के कारण यहाँ पर अभी दुलाल चंद्र गोस्वामी जो हैं वो थोड़े बढ़त में हैं, लेकिन मामला अभी भी अटका हुआ है। अगर यह फॉर्मूला बीजेपी का यहाँ पर फेल होता है तो फिर तारिक अनवर यहाँ से आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किशनगंज की। किशनगंज जो कि एकमात्र ऐसा सीट है जहां पर महागठबंधन के सांसद हैं। 2019 के चुनाव में बिहार के 40 सीट में एक ही ऐसा सीट था जहां पर एनडीए हार गया था, वो सीट था किशनगंज। और किशनगंज इसलिए खास है क्योंकि यहाँ करीब 69-70% जो है मुसलमानों की आबादी है, यानी कि यहाँ पर अल्पसंख्यक जो है वो बहुसंख्यक है, और इस वजह से यहाँ पर अधिकांश मुसलमान ही सांसद बनते हैं। तो 2019 में कांग्रेस के जावेद आजाद जो हैं वो चुनाव जीते थे। एक बार फिर से जावेद को ही कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, और डॉक्टर जावेद का पलड़ा जो है अभी सबसे भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन खास बात है कि लड़ाई कांग्रेस बनाम जदयू की नहीं है, बल्कि यहाँ पे लड़ाई कांग्रेस बनाम एमआईएम की है। एमआईएम की तरफ से एक बार फिर अख्तरुल इमान चुनाव लड़ रहे हैं। अख्तरुल इमान पिछले 2019 के चुनाव में बहुत बढ़िया वोट लेकर आए थे। डॉक्टर जावेद से मात्र 70,000 वोट इनका कम था और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। वहीं एमआईएम के जो सर्वेसर्वा हैं अवैसी, वो भी लगातार किशनगंज में दौरा कर रहे थे, जनसभाएं उन्होंने की है। तो इसका भी फायदा अख्तरुल इमान को मिला है। लेकिन अख्तरुल इमान पर लोग भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, खुलकर भरोसा नहीं दिखा रहे हैं। जबकि कांग्रेस के पक्ष में यह फायदा है कि जो कांग्रेस के कैडर वोट है वो डॉक्टर जावेद के साथ बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक मुद्दा है कि मोदी को हटाना है और राहुल गांधी को पीएम बनाना है। तो ऐसे डिमांड करने वाले जितने भी लोग हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। इसके अलावे
गैर मुस्लिम यानी कि हिंदुओं में यादव और जो बैस है वो भी कांग्रेस का साथ देने की बात खुलकर कर रहे हैं। अगर जदयू के मुजाहिद आलम, मास्टर आलम, ठीक, मास्टर मुजाहिद इनको भी कहा जाता है, तो ये थोड़े पीछे हो गए हैं। भले कि इनकी छवि बहुत बेहतर है, इन्हें मददगार के रूप में लोग यहाँ देखते हैं, छवि इनकी बेहतर है। ये 2015 के विधानसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान को विधानसभा हरा चुके हैं, लेकिन बीजेपी के कारण जो है मुसलमान वोटर हैं वो इनके पक्ष में नहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किशनगंज में एक बार फिर कांग्रेस का जितना तय माना जा रहा है। कटिहार में अभी कांटे की लड़ाई है, 50-50 बना हुआ है, लेकिन फिर भी माहौल जो है वो अभी एनडीए के पक्ष में है। भागलपुर में पलरा अजय मंडल का भारी है, बांका में पलरा आरजेडी के जयप्रकाश यादव का भारी है, पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव अभी भारी पड़ रहे हैं। तो यानी कि 5 सीटों को देखा जाए तो 5 सीटों में पूर्णिया, बांका और किशनगंज 3 सीट पर जो है महागठबंधन भारी पड़ रहा है। हालांकि पूर्णिया पप्पू यादव निर्दलीय जाएंगे और 2 ही सीट पर अभी एनडीए को लीड मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बड़ा ही चिंता का विषय है बीजेपी के लिए, जो 400 प्लस की बात कर रही है, बिहार में जो 40-40 की बात कर रही है, क्योंकि पहले चरण के 4 सीटों में भी 2 सीट पर क्लियर नहीं है कि कौन जीतेगा, क्योंकि वहां पर भी महागठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है और ये 5 सीटों में 3 पर एनडीए पीछे दिख रही है। तो यानी कि 3-2-5 सीट का डैमेज तो 2 चरण में ही बीजेपी को होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी देखिए चुनाव का दिन महत्वपूर्ण होता है। किशनगंज में एक कत्ल की रात की चर्चा होती है। कत्ल की रात इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि उस दिन मोहल्ले के लोग एक सभा करते हैं और सभा में यह तय होता है कि किसे समर्थन करना है। तो यानी कि जो आज का रात होगा वो किशनगंज के राजनीति में यह तय करेगा कि किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है। हालांकि इसको लेकर, कत्ल की रात को लेकर लोग खुलकर चर्चा नहीं करते हैं। तो इसी तरह अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी जो चुनाव का एक दिन पहले का जो रात होता है उस दिन मूवमेंट बनता है और बिगड़ता है। तो इसलिए आपको वोटिंग के दिन का इंतजार करना होगा कि आखिर उस दिन माहौल क्या रहता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके लोकसभा क्षेत्र का क्या हालचाल है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।